नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के आईएलपी प्रोग्राम के 10वें सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि हम लोग आईएलपी प्रोग्राम के तहत 75 डेज़ का रिवीजन प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके तहत आप सभी लोगों को यूपीपीसीएस 2021 तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक लगभग 4500 प्लस एमसीक्यू का हम लोग रिवीजन करवा चुके होंगे। इसके साथ ही इस क्लास में आप सभी लोगों को पूरा करंट अफेयर करवाया जाएगा, पिछले 2 साल का, 1.5 से 2 साल का यूपी और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। साथ ही 10 जीएस की टेस्ट सीरीज लगवाई जाएंगी, जिसमें से अभी तक 2 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। कल जो है तीसरा टेस्ट पेपर भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही 5 सीसेट पेपर भी करवाए जाएंगे, जो जीएस के टेस्ट पेपर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये आईएलपी प्रोग्राम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसके साथ जुड़े रहिए, ये टोटली फ्री है, तो इसके साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए किस देश की स्पुतनिक वी वैक्सीन की अनुमति दी गई है? ए ऑप्शन में चीन, बी ऑप्शन में फ्रांस, सी ऑप्शन में जर्मनी, डी ऑप्शन में रूस। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है डी ऑप्शन, रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, जिसे अभी जो है आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को थामने और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए अब तक 2 वैक्सीनों को इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अब तीसरी वैक्सीन के इस्तेमाल को भी मंजूरी मिल गई है। एएनआई के मुताबिक भारतीय दवा नियामक संस्थान डीसीजीआई ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। स्पुतनिक वैक्सीन की खुराक अप्रैल के अंत तक मिलने की संभावना जताई गई है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डी के साथ मिलकर बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन विवाद समाधान हैंडबुक लॉन्च किया है? ए ऑप्शन में बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन में है राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, सी ऑप्शन में नीति आयोग, डी ऑप्शन में भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, नीति आयोग ने अपनी तरीके का पहला ऑनलाइन विवाद समाधान हैंडबुक लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली अरब महिला कौन है? बताइए, तीसरे का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, नौरा अल मतरोसी है उनका नाम। डी ऑप्शन सही जवाब है। हाल ही में नौरा अल मतरूसी संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा हुई है, जिसमें दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतौम ने बताया कि नौरा अल मतरोसी देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। वहीं दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम मोहम्मद अल मुल्ला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 किस विषय पर दिए गए हैं? ए ऑप्शन में गणित शिक्षण, बी ऑप्शन में शास्त्रीय नृत्य, सी ऑप्शन में महिला सशक्तिकरण, डी ऑप्शन में पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो बताइए, ये पुरस्कार लीलावती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में विजेताओं को महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया। महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित AICTE ने कुल 456 प्रविष्टियों में से विजेताओं को अंतिम रूप दिया है। यह पुरस्कार महिला स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता, महिला उद्यमिता और कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, किन 2 देशों ने मध्य एशिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग केंद्र का निर्माण शुरू किया है? तो 5वें का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने मिलकर शुरू किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, आहार क्रांति मिशन शुरू करने के लिए कौन से 2 संगठन एक साथ आए हैं? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, विभा और GIST एक साथ आए हैं। आहार क्रांति मिशन का लक्ष्य पोषक संतुलित आहार की ज़रूरत और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच कायम करने की ज़रूरत को समझना है। विज्ञान भारती यानी विभा तथा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम
यानी GIST ने मिलकर उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्य को लेकर यह मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए पहला देश कौन सा है? तो 7वें का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, सिंगापुर है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। किस संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर लिटिल गुरु ऐप का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर लिटिल गुरु ऐप का अनावरण किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह दुनिया का पहला गेमीफिट संस्कृत लर्निंग ऐप होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। हाल ही में मीडिया में चर्चा में रही इरावदी बोतल नोज्ड और हम्पबैक क्या है? तो 9वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, डॉल्फिन की ये प्रजातियां हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 10वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, लक्षद्वीप को क्षय मुक्त घोषित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन टीबी मुक्त हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी समाज में असमानता का स्तर दर्शाता है? तो ए ऑप्शन में है लॉरेंज वक्र, बी ऑप्शन में फिलिप्स वक्र, सी ऑप्शन में है एंजल वक्र, डी ऑप्शन में है लॉफर वक्र। तो सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र किसी समाज में असमानता के स्तर को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र एक ऐसा ग्राफ है जिसका उपयोग अर्थशास्त्र में आय के प्रसार व धन में असमानता दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी के आकलन से संबंधित है? ए ऑप्शन में लकड़वाला समिति, बी ऑप्शन में अलग समिति, सी ऑप्शन में सक्सेना समिति, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, सभी समितियाँ जो है गरीबी के आकलन से संबंधित हैं। बात करते हैं लकड़वाला समिति की, तो इसका गठन कब हुआ था? सन 1993 में। और अलग समिति की जो है का गठन कब हुआ था? तो सन 1979 में। और सक्सेना समिति का गठन कब हुआ था? सन 2009 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी को बेहतर नौकरी की तलाश में छोड़ देता है तो उसे किस तरीके की बेरोजगारी का दर्जा दिया जाएगा? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। घर्षण बेरोजगारी, जिसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है, नौकरी के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है। जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है या नौकरी के बीच स्विच कर रहा है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि एक कर्मचारी को नई नौकरी की तलाश करने या मौजूदा से नई नौकरी में शिफ्ट करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यह अपरिहार्य समय देरी घर्षण बेरोजगारी का कारण बनती है। इसी को ही घर्षण बेरोजगारी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 14 है। गरीबी आकलन पर तेंदुलकर समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गरीबी के मौजूदा आधिकारिक उपाय तेंदुलकर गरीबी रेखा पर आधारित हैं। और दूसरा कथन है, यह गरीबी का आकलन करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को शामिल करता है। और तीसरा कथन है, उपभोग व्यय की गणना कैलोरी की खपत के आधार पर की जाती है। तो पहला कथन तो सत्य है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। कैलोरी उपभोग आधारित गरीबी अनुमान से एक परिवर्तन आता है कि इसने अनाज, दाल, दूध, शिक्षा आदि वस्तुओं की खपत पर अपनी गणना आधारित की है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला और दूसरा सही जवाब हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा किया जाता है। और दूसरा कथन है, यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रमों का समर्थन करता है। और दूसरा कथन है, यह दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। तो बताइए, दोनों ही कथन सत्य हैं या असत्य हैं? तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। निश्चित अवधि के रोजगार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि श्रमिक के प्रदर्शन के अनुसार अनुबंध को नवीनीकृत या समाप्त किया जा सकता है। और दूसरा कथन है, श्रमिक स्थायी श्रमिकों के लिए उपलब्ध लाभों के हकदार होंगे। और तीसरा कथन है, वर्तमान में निश्चित अवधि के रोजगार की अनुमति केवल कपड़ा क्षेत्र में है। तो कौन सा सही जवाब है? तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि निश्चित अवधि के रोजगार यानी फिक्स टर्म रोजगार सभी क्षेत्रों के लिए लागू होते हैं, ना कि कपड़ा क्षेत्र के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। संकल्प योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के जनादेश को लागू करना है। और दूसरा कथन है, यह विश्व बैंक के सहयोग से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो यहाँ पर पहला कथन सत्य है, लेकिन दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। डी ऑप्शन सही जवाब है। गरीबी और साझा समृद्धि वैश्विक गरीबी और साझा समृद्धि के रुझानों पर अनुमान प्रदान करती है। इसका जो है 2018 संस्करण गरीबी की पहेली को एक साथ जोड़ना और गरीबी को परिभाषित करने और मापने के तरीकों को बताता है। यह एक बहुआयामी गरीबी उपाय का परिचय देता है जो घरेलू उपभोग और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति $1.90 की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर आधारित है और यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, यह ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। और दूसरा कथन है, भारत में इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अटल टिंकरिंग लैब का लक्ष्य क्या है? अटल टिंकरिंग लैब का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कक्षा 6 से 12वीं के छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत को जनसांख्यिकी लाभांश का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा? पहला ऑप्शन है कौशल विकास को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा का निजीकरण। तीसरा ऑप्शन है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। उच्च शिक्षा के निजीकरण के लिए जरूरी नहीं कि इससे बेहतर शैक्षिक परिणाम सामने आए। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च शिक्षा के निजीकरण से बेहतर जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त होगा। इसलिए दूसरा नंबर का कथन गलत है और पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यूके सिन्हा समिति ने हाल ही में किससे संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यूके सिन्हा ने अपनी जो है
एमएसएमई का कायाकल्प करने के लिए जो आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं उससे संबंधित जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में असमानता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहला है रोजगार विहीन विकास, दूसरा है करवंचन, तीसरा है सामाजिक समावेश। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब है पहला और दूसरा। पहला और दूसरा जो है सही ऑप्शन है। बाकी सामाजिक समावेश को आसानी से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि समावेशन से और अधिक समान और समावेशी विकास होगा। भारत में असमानता के कुछ कारण हैं, जैसे करवंचन, बेरोजगारी, और तीसरा है विरासत के नियम, और चौथा है पेशेवर प्रशिक्षण की लागत, और पांचवा है मुद्रास्फीति की दर, छठा है भ्रष्टाचार और तस्करी, और सातवां है प्रत्यक्ष कराधान का अधिक बोझ, और जो है आठवां है सामाजिक बहिष्कार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पिछले एक दशक में शिक्षा की पहुंच में वृद्धि से भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है। और दूसरा है मातृत्व लाभ अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम जैसे कानून महिला श्रम बल भागीदारी दर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा ये पूछा गया है। तो दूसरा कथन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। बाकी बात करते हैं, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 2005 में 36.7% से घटकर 2017-18 में 23.3% तक रह गई है। तो वृद्धि की बात हो रही है यहाँ पे, तो वृद्धि नहीं हुई है जबकि घट गई है, तो इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बोनविस्टा खाड़ी सीधे किस में खुलती है? बोनविस्टा खाड़ी सीधे किस में खुलती है? तो इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक महासागर में खुलती है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और दूसरा कथन है ये प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान करती है, जिसे देश भर के सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में प्रदान किया जाता है। और तीसरा कथन है लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य हो रहे हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निष्ठा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निष्ठा योजना के बारे में बताना है। निष्ठा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है यह विश्व में अपनी तरीके का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और दूसरा कथन है प्रतिभागियों में सभी स्कूलों में प्राथमिक स्तर तक के सभी शिक्षक और स्कूलों के प्रमुख शामिल हैं। तो यहाँ पर पहला कथन तो सत्य है, लेकिन दूसरा गलत है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विषय आकांक्षी जिला परियोजना में शामिल किए जाते हैं? पहला है स्वास्थ्य और पोषण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है कृषि और जल संसाधन, चौथा है वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, पांचवा है बुनियादी ढांचे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? पांचों ही जो है कारक जो है सम्मिलित किए जाते हैं, और इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही आज के ALP प्रोग्राम का 10वां सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।